प्यारे मित्रों नमस्कार, दिल खोल के स्वागत है आप सभी लोगों का एफएम गोल्ड के परिवार पर। तो प्यारे साथियों, पिछले सेशन में हम लोगों ने कुछ एक्टों पर हमने चर्चा की है। जैसे मैं आपको 2 मिनट में क्विक रिवीजन करा दूं। जैसे पहला हमने देखा होगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में मैंने आपको 3-4 प्रावधान बताए होंगे। जैसे पहले मैंने आपको बताया होगा कि यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से शक्तियों के केंद्रीकरण की शुरुआत हो रही है और ब्रिटिश की जो संसद है उसके नियंत्रण की यहाँ से शुरुआत हो रही है। ये दोनों बातें मैंने आपको मोटी मोटी बातें बताई होंगी, और इसमें फैक्चुअल डाटा जो था उसमें मैंने आपको बताया होगा कि यहाँ से पहला प्रावधान हमको देखने को मिला कि बंगाल का जो गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया था, और उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद या एग्जीक्यूटिव काउंसिल का गठन किया गया था। और 4 सदस्यों में मैंने आपको बताया होगा कि फिलिप फ्रांसिस बॉरवेल, क्लेवरिंग और मॉनसन सदस्य हुआ करते थे। उसके बाद मैंने आपको बताया कि संसद के यहाँ पर केंद्रीकरण की शुरुआत कैसे हुई। तो उस समय 3 प्रेसिडेंसियाँ थी। बंगाल तो थी, बंगाल को पावर दी गई कि यहाँ का जो गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। लेकिन इस प्रेसिडेंसी के अलावा 2 प्रेसिडेंसियाँ जो और थीं, बम्बई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी, इन दोनों में क्या किया गया, इनके जो गवर्नर थे इनके गवर्नरों को अधीन किया गया बंगाल के गवर्नर जनरल के। इसलिए मैंने आपको बताया कि यहाँ से केंद्रीकरण की शुरुआत हो रही है, लेकिन ये पूरी तरीके से कहाँ होगी, 1833 में जाकर के हो जाएगी बात। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला प्रावधान क्या था, यहाँ से हमने देखा होगा कि यहाँ से एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई 1774 में फोर्ट विलियम यानी कलकत्ता में, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश के साथ 3 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। और प्रावधान देखा हमने कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारी थे, निजी व्यापार में लग गए थे, उसके जो कर्मचारी थे वो निजी व्यापार में लग गए थे अपने, और रिश्वत आदि पर जो प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, जो रिश्वत लेते थे और जो उनके व्यापार करते थे निजी व्यापार, उस पर प्रतिबंध लगा दिया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। एक और बताया होगा कि जो सीओडी थी, सीओडी का कार्यकाल 1 वर्ष से बढ़ा करके 4 वर्ष कर दिया था हमने। बहुत बढ़िया। इतने प्रावधान हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से देखे होंगे। अगला 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जिसे हम संशोधनात्मक अधिनियम भी बोलते हैं। इसमें बताया मैंने आपको कि गवर्नर जनरल और उसकी जो कार्यकारी परिषद है इसको सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया, यानी कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथककरण की ओर किस अधिनियम ने कदम उठाया, तो 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट ने कदम उठाया। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है प्यारे साथियों, बात ठीक है, बहुत बढ़िया। 81 के बाद 84 था। 84 में मैंने आपको बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसके प्रशासन में दोहरी शासन व्यवस्था या द्वैत शासन व्यवस्था को लाया गया। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर केंद्रीकरण को और मजबूत किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे उनकी सुनवाई के लिए ब्रिटेन में एक कोर्ट की स्थापना की गई थी, यानी ब्रिटेन में एक न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद थी जिसमें 4 सदस्य थे उनको घटा करके 3 किया गया था। इतने प्रावधान हमने 84 में देखे। 84 के बाद 86 में, 86 में मैंने आपको बताया होगा कि जो गवर्नर जनरल था उसको एक अधिकार दिया गया कि वह आपातकालीन स्थिति में अपने निर्णयों को लागू कर सकता है, उसकी जो कार्यकारी परिषद थी उसके निर्णयों को निरस्त करके। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि यहाँ से गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति की शक्तियाँ भी प्रदान की गई थी, जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई थी। इन बातों पर चर्चा हुई। 93 पर हमने चर्चा नहीं करी, 1813 पर चर्चा करी। और 1813 में मैंने आपको 4 प्रावधान बताए होंगे। कौन कौन से भैया, सुनिएगा। पहले मैंने आपको बताया कि भारत में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार प्रसार की अनुमति प्रदान की गई। दूसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसके व्यापारिक एकाधिकार को यहाँ समाप्त किया गया, लेकिन 2 क्षेत्रों में व्यापारिक एकाधिकार को भी रहने दिया गया अगले 20 सालों तक, चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार। अगला इसमें प्रावधान था कि भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च करने का प्रावधान आया। अर्थात यहाँ से हमको देखने को मिला कि अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी, अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों PCS वगैरह में। ठीक है, एक क्वेश्चन और था यहाँ से ही, यूरोपीय कंपनियाँ जो अन्य यूरोपीय कंपनियाँ हैं उनको भारत में व्यापार व्यवसाय की अनुमति प्रदान की गई, लेकिन लाइसेंसी व्यवस्था के साथ। तो लाइसेंसी व्यवस्था को यहाँ से लागू किया गया। प्यारे साथियों, 1833 पर हमने 1813 तक चर्चा हुई है और 1833 पर आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके आगे हम लोग आज बात करते हैं। तो डाल दीजिए अगला टॉपिक आप, 1833 का चार्टर एक्ट डालिए प्यारे साथियों। 1833 का चार्टर एक्ट। प्यारे मित्रों, 1833 के चार्टर एक्ट में
कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए जिन्हें हम लोग याद करते रहते हैं। चलिए देखते हैं। और 1853 के चार्टर एक्ट में जो इससे अगला है उसमें जो काम किए गए उन्हें दोस्तों आज तक हम लोग याद करते हैं। देखिए 1833 में क्या हुआ, तो 1833 में शक्तियों का केंद्रीकरण हुआ। मैंने आपको बताया है शक्तियों का केंद्रीकरण क्या हुआ भैया, शक्तियों का केंद्रीकरण यहाँ से हुआ। 1773 में मैंने आपको बताया था कि भैया बंगाल प्रेसिडेंसी, जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसके अधीन किया था बम्बई और मद्रास के गवर्नरों को, लेकिन उनके पास अभी कानून बनाने की शक्ति उनके पास थी। लेकिन मैंने आपको वहाँ एक बात और बताई होगी कि यदि जब ये शक्ति समाप्त हो जाएगी इनके कानून बनाने की, तब शक्तियों का पूरी तरह केंद्रीकरण हो जाएगा। तो अब क्या होगा 1833 में, जब यहाँ पूरी तरीका से शक्तियों केंद्रीकरण हो रहा है, अर्थात बम्बई और जो मद्रास प्रेसिडेंसी है उनके गवर्नरों की कानून बनाने की शक्ति को समाप्त कर देंगे और भी केंद्रीकरण होगा एक प्रकार से, कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल और उसकी जो कार्यकारी परिषद है उसको हम संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल उसकी कार्यकारी परिषद बना देंगे। ये लीजिए, हो गया केंद्रीकरण। अभी दिखाएंगे हम करके आपको। तो पहला प्रावधान आपको देखने को मिलेगा, हमें पहला मिलेगा आपको कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल उसकी जो कार्यकारी परिषद थी, दोस्तों आपको यहाँ दिक्कत नहीं होनी है। जी है ना, जी ऐसे कहते हैं ना गांव देहात में, जी यहाँ यो जी है ना, तो वो जी ना है, ये जी का मतलब है गवर्नर जनरल और ईसी का मतलब है एग्जीक्यूटिव काउंसिल, कार्यकारी परिषद। तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, मैं क्या लिखूं पूरा कार्यकारी परिषद, दिक्कत हो जाएगी कहीं ना कहीं। तो समझिए कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसकी जो कार्यकारी परिषद थी, इसको बना दिया गया, क्या बना दिया गया, संपूर्ण भारत का, क्या बना दिया प्यारे मित्रों, संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल। बहुत बढ़िया, ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। भाई भारत का पूछेगा, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लिखिएगा ये क्या था, ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। प्रथम गवर्नर जनरल कौन था भैया, विलियम बेंटिक। कौन था प्यारे मित्रों, विलियम बेंटिक हमारा हुआ करता था। बहुत बढ़िया। अब आपसे एक क्वेश्चन और बनेगा यहाँ पर, देखिए सुनिएगा। क्वेश्चन हमारा बनेगा कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। अब सुनिए यहाँ पर मैंने क्या बताया आपको, बंगाल के गवर्नर जनरल उसकी कार्यकारी परिषद को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल उसकी कार्यकारी परिषद बना देगा। यानी बंगाल वाले को ही तो बनाया गया है प्रथम भारत का गवर्नर जनरल। तो यानी कि जो यहाँ प्रथम है वो यहाँ अंतिम होगा। तो क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी कौन था, तो कौन था प्यारे मित्रों, विलियम बेंटिक ही था हमारा। बात क्लियर। दूसरा ये पूछें कि गुरुजी केंद्रीकरण कैसे हुआ, देखिए सुनिए। ये जो बंगाल का गवर्नर जनरल को हमने पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनाया है, इसके अलावा बंगाल के अलावा दो प्रेसिडेंसियाँ और थी, बम्बई प्रेसिडेंसी और हमारा मद्रास प्रेसिडेंसी। बम्बई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी, तो यहाँ के अपने अपने गवर्नर होंगे। तो ये जो बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर हैं, इनको अधीन तो किया जा चुका है 1773 में ही, लेकिन प्यारे मित्रों इनके कानून बनाने की शक्ति को यहाँ से समाप्त कर देंगे। कानून निर्माण की शक्ति हमने क्या कर दी, यहाँ से निर्माण की शक्ति समाप्त कर देंगे। प्यारे मित्रों कानून निर्माण की शक्ति हम लोग क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे, और हमारा क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से हो जाएगा हमारा केंद्रीकरण। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि शक्तियों का केंद्रीकरण कब किया गया, तो कब किया गया, ध्यान रखिएगा 1833 में हमारा शक्तियों का केंद्रीकरण किया गया प्यारे साथी।
बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पीसीएस में पूछा है क्वेश्चन, ठीक है प्यारे मित्रों। यहाँ तक बात क्लियर, यहाँ तक बात ठीक है, आगे बढ़े अब। चलिए अब यहाँ से दूसरा क्या हुआ, दूसरा प्रावधान देखिए, गवर्नर जनरल और उसकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, अब तक इसमें कितने सदस्य हैं प्यारे साथी? अब तक इसमें 3 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? अब तक इसमें 3 सदस्य हैं। और इसमें यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से एक सदस्य को और जोड़ा गया, ये कहलाया हमारा विधि सदस्य। क्या कहलाया प्यारे साथी? यह कहलाया विधि सदस्य हमारा कहलाया। और था कौन? ये था लॉर्ड मैकाले। कौन था? लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले यह हुआ करता था। लॉर्ड मैकाले यह हुआ करता था। बात ठीक है बेटा, कन्फ्यूजन नहीं आना है, कन्फ्यूजन में नहीं आना है आप लोगों को। मैंने आपको बता दिया कि शक्तियों का केंद्रीकरण यहां से किया जा रहा है, यानी कि बंबई और मद्रास के गवर्नरों की यहां से शक्ति को समाप्त किया जा रहा है, इसलिए कि केंद्रीकरण किया जा रहा है। लेकिन यदि आप अपने एम डिसाइड कर लें, एक बात और बढ़कर के यदि मैं आपको बताऊं, यदि आप अपने एम डिसाइड कर लें, अपने उद्देश्य डिसाइड कर लें कि गुरुजी शक्तियों का केंद्रीकरण तो यहाँ किया जा रहा है, लेकिन शक्तियों का विकेंद्रीकरण कहाँ किया जाएगा फिर? भाई ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा बिल्कुल। अरे बिल्कुल आएगा प्यारे साथी, अरे रसगुल्ला बिल्कुल आएगा। तो शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया जाएगा 1861 में जाकर के। कहाँ किया जाएगा? 1861 में जाकर के किया जाएगा। जब 61 पर आएंगे तभी बताएंगे आपको। तो यहाँ से सुनिएगा, अगला प्रावधान है हमारा दूसरा कि गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में अब तक 3 सदस्य थे, लेकिन प्यारे साथी यहाँ से क्या कर दिया, यहाँ से एक सदस्य को और जोड़ दिया, जो कहला है हमारा विधि सदस्य। था कौन? लॉर्ड मैकाले, यह हमारा विधि सदस्य हुआ करता था। बहुत बढ़िया। अगला प्रावधान हमारा होगा कि गवर्नर जनरल उसकी कार्यकारी परिषद को यहाँ से एक अधिकार दिया गया। क्या अधिकार दिया गया? कि विधियों के वर्गीकरण के लिए, किसके लिए? विधियों के वर्गीकरण हेतु एक विधि आयोग का गठन कर सकती है। क्या अधिकार दिया गया? गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारी परिषद को अधिकार दिया गया कि यह विधियों के वर्गीकरण हेतु एक क्या कर सकती है? विधियों के वर्गीकरण के लिए एक आयोग का गठन कर सकती है, एक विधि आयोग का गठन कर सकती है। वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब है दोस्तों कि ये इस प्रकार के लॉ होंगे, ये इस प्रकार के लॉ होंगे, ये महिलाओं से संबंधित होंगे, ये प्रशासन से संबंधित होंगे, ये विधायी कार्य से संबंधित होंगे। मतलब क्लासिफिकेशन के लिए ये इस प्रकार के लॉ हैं, ये इस प्रकार के लॉ हैं। इस कार्य के लिए एक विधि आयोग गठन करने का अधिकार दिया गया। किसको? गवर्नर जनरल, उसी कार्यकारी परिषद को। बात ठीक है। तो प्यारे मित्रों, पहला विधि आयोग बनाया गया 1834 में। कब बनाया गया मेरे लाडले, मेरे विनोद? कब बनाया गया? 1834 में। प्रथम विधि आयोग क्या बनाया गया? प्रथम विधि आयोग। प्रथम विधि आयोग हमारा कब बनाया गया? 1834 में बनाया गया। किसकी अध्यक्षता में प्यारे साथी? अध्यक्ष कौन थे? तो विधि सदस्य कौन है? लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया 1834 में। क्वेश्चन पूछा भी जाता है आपसे कि प्रथम विधि आयोग का गठन 1834 में। लेकिन प्यारे मित्रों, अगर क्वेश्चन ऐसे ना पूछ के क्वेश्चन दोबारा से अलग तरीका से पूछ दे कि गुरुजी कैसे, क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि स्वतंत्रता पश्चात प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया, तो घूम जाओगे प्यारे साथी, घूम जाओगे। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो स्वतंत्रता पश्चात प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया 1955 में। कब किया गया प्यारे मित्रों? 1955 में। क्या लिखे हम? स्वतंत्रता पश्चात, स्वतंत्रता पश्चात प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया? 1955 में किया गया। लेकिन अध्यक्ष कौन रहे होंगे इसके? अध्यक्ष, तो अध्यक्ष थे इसके MC शीतलवाड़। कौन से? MC शीतलवाड़। MC शीतलवाड़ इसके अध्यक्ष हुआ करते थे प्यारे साथी। बात क्लियर है यहाँ तक? बहुत बढ़िया।
यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए जी। ठीक है, ठीक है प्यारे साथी, बहुत बढ़िया। आगे क्या हुआ यहाँ से, अगला प्रावधान दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि 1813 में आप लोगों ने देखा है, 1813 में आप लोगों ने देखा है, क्या देखा है प्यारे साथियों, 1813 में आप लोगों ने देखा है कि भैया यहाँ से शक्तियों जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया था, लेकिन दो क्षेत्रों में व्यापारिक एकाधिकार को रहने दिया गया। पहला चाय के साथ, चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार अगले 20 वर्षों तक, और 1813 से अगले 20 वर्ष कहाँ होते हैं प्यारे साथी, कहाँ होते हैं, 1833 में ही होते हैं। यानी कि यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार है उसे हम पूर्णतः समाप्त कर देंगे, पूर्णतः समाप्त कर देंगे। क्या कर देंगे प्यारे मित्रों, यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार, व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त किया गया। ये लीजिए, व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया किसका, ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरी तरीका से। यानी कि यहाँ पर जो चाय का व्यापार था प्लस चीन के साथ जो व्यापार था, चीन के साथ जो व्यापार था उसको भी यहाँ पर समाप्त कर दिया गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है एक बार पीसीएस में, चाय के व्यापार को समाप्त किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के, कब, तो 1833 में। मतलब भैया जब पूर्णतः समाप्त कर दिया जाएगा तो ये कौन से रह जाएंगे, ये कौन से रह जाएंगे। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त किया जाएगा तो भैया ये क्या हो जाएगी, ये एक प्रशासनिक इकाई बन जाएगी। पूर्णतः क्या बन जाएगी, प्रशासनिक, यह प्रशासनिक इकाई एक बन जाएगी। क्या बन जाएगी, एक ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्रशासनिक इकाई बन जाएगी। यानी कि अब भारत में कोई भी व्यापार व्यवसाय कर सकता है, कोई भी व्यापार व्यवसाय कर सकता है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी भी क्षेत्र पर अब ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार नहीं रहा, इसलिए क्या हो सकता है, कोई भी व्यापार व्यवसाय कर सकता है, उसे लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। क्या नहीं है, उसे लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। क्या नहीं है भैया, अब उसे लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। बात यहाँ तक क्लियर, बात यहाँ तक क्लियर है प्यारे साथी, अरे बात यहाँ तक क्लियर है, बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है जी। अब अगला प्रावधान और देखें हम यहाँ से, अगला हम देखेंगे कि यहाँ से क्या किया गया। 1833 के चार्टर एक्ट से जो दास प्रथा थी, क्या थी प्यारे मित्रों, जो दास प्रथा थी, दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित किया गया, यानी कि गैर कानूनी घोषित किया गया। किसको, दास प्रथा को, स्लेवरी सिस्टम को, दास प्रथा, दास प्रथा, दास प्रथा को विधि विरुद्ध या गैर कानूनी घोषित किया गया, घोषित किया गया, गैर कानूनी घोषित किया गया, फिर विधि विरुद्ध घोषित किया गया। किसके द्वारा पूछे तो विलियम बेंटिक के द्वारा, विलियम बेंटिक के द्वारा ही इसको, दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित किया गया। लेकिन प्यारे साथियों आगे चल करके 1843 में, आगे चल करके 1843 में इस दास प्रथा को क्या कर दिया गया, पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, पूर्णतः समाप्त किया गया। किसके द्वारा पूछे तो भैया किसके द्वारा किया गया, लॉर्ड एलन बरो। कौन थे, लॉर्ड एलन बरो, लॉर्ड एलन बरो के द्वारा दास प्रथा को क्या कर दिया गया, पूर्ण तरीका से समाप्त कर दिया गया। बात यहाँ तक समझ में आ रही है आपके, बात यहाँ तक समझ में आ रही है प्यारे मित्रों, ठीक है प्यारे साथियों। तो सुनिएगा, अब अगला प्रावधान क्या आया यहाँ पर, अरे क्वेश्चन बता देंगे, अरे बता देंगे प्यारे साथी, बता देंगे, क्यों भाई विनोद, क्यों विनोद, बता दोगे,
अरे मेरे रसगुल्लो, ध्यान दीजिए पढ़ाई पर। प्यारे साथियों, आरओ, एआरओ और यूपी पीसीएस के जितने भी विद्यार्थी हैं मेरा समर्थन बनाए रखें। प्यारे साथियों, बस ये समझ लीजिएगा कि एमएन सर ने कह दिया तो कह दिया। प्यारे साथी, क्वेश्चन बाहर जाने की ना उम्मीद है, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। 95% क्वेश्चन आपके कहाँ से फंसेंगे? प्रैक्टिस सेट से फंसेंगे, आपकी क्लासेस से फंसेंगे। दोस्तों, एफएम गोल्ड परिवार सदैव आपके साथ है, हमारा साथ बनाए रखें। जितना आप साथ बनाएंगे उतना अच्छे से अच्छा कंटेंट मैं और मेरा परिवार लेकर के आपको आएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रावधान यहाँ से ये था कि प्यारे साथियों, इस 1833 के चार्टर एक्ट में एक प्रावधान और था कि यहाँ पर प्रावधान ये आया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसमें नौकरी पाने के लिए या फिर उसमें जॉब पाने के लिए, रोजगार पाने के लिए खुली प्रतियोगिता की बात करी गई। प्यारे साथियों, खुली प्रतियोगिता लाने की बात करी गई, लेकिन प्यारे साथियों खुली प्रतियोगिता की यहाँ पर शुरुआत नहीं हो पाई। खुली प्रतियोगिता की यहाँ पर शुरुआत नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि वो जो सीओडी थी, सीओडी जो संस्था हुआ करती थी, खुली प्रतियोगिता की यहाँ पर बात करेगी। प्यारे साथियों, खुली प्रतियोगिता, खुली प्रतियोगिता की बात करेगी, लेकिन प्यारे साथी जो सीओडी थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सर्वोच्च प्रशासनिक इकाई हुआ करती थी, उसने क्या कर दिया? उसने मना कर दिया। इसलिए प्यारे साथियों खुली प्रतियोगिता 1833 में तो लागू नहीं हो पाई। बात यहाँ तक क्लियर है? अरे क्लियर है? बता देंगे? अरे बता देंगे, बहुत बढ़िया। अब आगे एक प्रावधान और आया है इसमें प्यारे साथियों, वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्यारे साथियों इस बार एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछा जाएगा। कई बार कई एग्जामों में वो क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लेकिन आपके भी एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रैक्टिस सेट में भी लाऊंगा और प्यारे साथी देखिएगा जरा, यह है चमत्कार। प्यारे साथियों देखिएगा जरा, लिखते हैं, देखिए यहां लिखता हूं रेड पेन से कि जो प्रशासन था, प्रशासन में नौकरी पाने के लिए प्यारे साथियों, यानी कि पहली बार भारतीयों को प्रशासन में शामिल होने के लिए कब अनुमति प्रदान की गई? दोस्तों, पहली बार प्रशासन में, ब्रिटिश प्रशासन में पहली बार भारतीय जो शामिल किए गए वो 1861 से किए गए, लेकिन अनुमति जो प्रदान की जा रही है, वो अनुमति प्रदान की जा रही है हमें कहाँ से? 1833 से। लिखिएगा प्यारे साथियों, लिखिएगा लिखिएगा लिखिएगा। थोड़ा सा मैं रफ कर दूं, इसके बाद लिखता हूं मैं, यहाँ लिख देता हूं नीचे को। यहां तक लिख देता हूं मैं, लिखिएगा कि प्रथम बार ब्रिटिश शासन में, प्रथम बार ब्रिटिश शासन में शामिल किए जाने की अनुमति या मंजूरी प्रदान की गई। प्यारे साथियों, ये बात करता है इसी 1833 के जो चार्टर एक्ट है, इसी की एक धारा 87 है। क्या है? धारा इसकी 87 है। क्या है प्यारे मित्रों? धारा 87 है इसकी। धारा 87 यह बात करती है और यह कहती है कि किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी व्यक्ति के साथ धर्म,
जन्म स्थान, धर्म, जन्म स्थान, वंशक्रम या वर्ण के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, कि भेदभाव नहीं किया जाएगा। प्यारे साथियों, समझ रहे हैं आप, हम पढ़ रहे हैं संविधान का ऐतिहासिक विकास, और ऐतिहासिक विकास में जो बातें की जा रही हैं, अच्छी अच्छी बातें, उन बातों को हमने अगले संविधान में अपने समाहित किया है। इन्हीं सब चीज़ों का क्रक्स आपको संविधान में देखने को मिलेगा। कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अरे क्या बताता है आर्टिकल नंबर 16 क्लॉज 2, 16 क्लॉज 2, 16 क्लॉज 2 क्या बात करता है? 16 क्लॉज 1 अवसर की समानता की बात करता है। 16 क्लॉज 2 में 7 आधार बताए गए हैं। अरे तो प्यारे साथी, वो भी तो यहीं बताए गए हैं। तो कहीं ना कहीं वेस यहाँ है। धीरे 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 रिफॉर्म होते होते हम वर्तमान संविधान तक हम लोग पहुँचे हैं प्यारे साथियों। बात ठीक है। इसी के साथ हमारा 1833 का भी ख़त्म होता है, समाप्त होता है चार्टर 1833 का। ठीक है प्यारे साथी, बात क्लियर है? अरे बात क्लियर है। आगे बढ़ूँ? अब मैं आगे बढ़ूँ? ठीक है, देखिएगा अगला देखें हम 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 का चार्टर एक्ट या 1853 का चार्टर एक्ट। दोस्तों 53 बोल रहे हैं, 53 बोल रहे हैं, बात एक ही है, क्योंकि जो बिहार साइड के बच्चे होंगे वो बोलते हैं उनका 53 सर जी 53, और जो यूपी साइड के बच्चे हैं वो कहते हैं सर जी 53, है ना। जैसी 49 बोलते हैं यूपी वाले, और बिहार की तरफ बोलते हैं 49। क्या बोलते हैं? 49। तो क्या होता है कि दूरी के हिसाब से लैंग्वेज में भी परिवर्तन आता रहता है। चलिए अगला टॉपिक डाल दीजिएगा आप लोग। 1853 का चार्टर एक्ट। 53 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट आप लोग डाल दीजिएगा। देखिए प्यारे मित्रों, मैं आपको बता दूं, जो 1853 का चार्टर एक्ट था, इस 1853 के चार्टर एक्ट को लाने में लॉर्ड डलहौजी साहब का बड़ा योगदान रहा है। लॉर्ड डलहौजी साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और जो लॉर्ड डलहौजी साहब थे, उन्होंने कहा कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन में अभी सुधार करना चाहते हैं, और सुधार करने के लिए प्यारे मित्रों उन्होंने ब्रिटिश सरकार के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत करी। क्या करी? उन्होंने ब्रिटिश सरकार के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत करी, और वही रिपोर्ट दोस्तों 1853 का चार्टर एक्ट बनती है। क्या बनती है? वही रिपोर्ट हमारी 1853 का चार्टर एक्ट बनती है। बात क्लियर समझ में आएगी यहाँ तक? बहुत बढ़िया। तो क्या प्रावधान किए गए? यानी कि दोस्तों 1853 के चार्टर एक्ट को लाने में किसका योगदान है? लॉर्ड डलहौजी साहब का योगदान है। लॉर्ड डलहौजी साहब, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। ये क्या थे? ये भारतीय गवर्नर जनरल थे। चलिए प्यारे मित्रों, यहाँ से अब मैं बात करूँ प्यारे मित्रों आपसे, अब यहाँ से सुनिएगा। यहाँ से प्रावधान ये किए गए कि भैया आप जानते हैं गवर्नर जनरल था, उसकी एक कार्यकारी परिषद थी। बात क्लियर है? यहाँ से प्यारे मित्रों हुआ ये कि जो गवर्नर जनरल, उसकी जो कार्यकारी परिषद हुआ करती थी, तो इस कार्यकारी परिषद के प्रशासनिक कार्यों यानी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस और विधायी कार्य या लेजिस्लेटिव फंक्शंस, इनको किया गया अलग अलग।
क्या बताया मैंने आपको? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद थी, उस कार्यकारी परिषद के प्रशासनिक कार्यों को और विधायी कार्यों को अलग किया गया। क्या किया गया? अलग किया गया। और विधायी कार्य करने के लिए एक नई संस्था का गठन किया गया। प्यारे मित्रों, एक नई संस्था का गठन किया गया जिसे हम बोलते हैं ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल, या फिर हम इसे हिंदी में बोलते हैं अखिल भारतीय विधान परिषद। क्या बोलते हैं? अखिल भारतीय विधान परिषद। क्या बोलते हैं प्यारे मित्रों? अखिल भारतीय विधान परिषद। अखिल भारतीय विधान परिषद। बात क्लियर है यहाँ तक? बहुत बढ़िया जी। देखिए प्यारे मित्रों, विधायी कार्य करने के लिए एक नई संस्था बनाई जा रही है, अखिल भारतीय विधान परिषद या ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल। विधायी कार्य करने के लिए आप सोचोगे गुरुजी इससे पहले नहीं था? नहीं, उससे पहले नहीं था। इससे पहले क्या होता था? इससे पहले गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद थी वो दोनों काम करती थी, कानून बनाती भी थी और कानून लागू भी कराती थी। प्रशासनिक या कार्यकारी काम मतलब कानूनों को लागू कराने से संबंधित काम, और विधायी कार्य मतलब कानूनों को बनाने से संबंधित कार्य। तो दोनों को क्या करती थी? गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद करती थी। लेकिन 1853 से इन्हें अलग अलग कर दिया गया, प्रशासनिक कार्य अलग और विधायी कार्य अलग। विधायी कार्य अलग और प्रशासनिक कार्यों कौन करेगा? तो प्रशासनिक कार्यों को गवर्नर जनरल उसकी कार्यकारी परिषद करेगी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। क्या बनाएगी? ये एक अखिल भारतीय विधान परिषद बनाएगी। प्यारे मित्रों समझते रहिएगा। देखिए ये जितने काम करे जा रहे हैं 1853 से, ये दोस्तों यादगार चीज़ हैं, यादगार काम करे जा रहे हैं। इन कामों को दोस्तों हम अभी तक याद करते हैं। आगे चल कर के यही संस्था 1919 में जाकर के द्विसदनीय हो जाएगी, मैंने आपको बताया है। उसके बाद संविधान लागू होने के बाद इसी संस्था को हम बना देंगे लोकसभा और राज्यसभा, संसद का रूप ले लेगी। तो अखिल भारतीय विधान परिषद का गठन किया गया। ये थी हमारी ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, इसमें 6 सदस्य थे। इसमें 6 सदस्य थे और ये जो 6 सदस्य हैं, ये 6 सदस्य कहलाएंगे विधि पार्षद। क्या कहलाएंगे? विधि पार्षद। क्या कहलाएंगे प्यारे मित्रों? विधि पार्षद। यह 6 सदस्य हमारे कहलाएंगे। बात ठीक है? कितने सदस्य अखिल भारतीय विधान परिषद में? 6 सदस्य। 6 सदस्य। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछ देंगे अखिल भारतीय विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या, कुल सदस्य संख्या थी हमारी कितनी? कुल सदस्य संख्या थी हमारी 12। देखिए कैसे, स्ट्रक्चर समझिएगा, स्ट्रक्चर समझिएगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि भारत में जो संसदीय व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं इसी का विस्तार है, इसी का विस्तार है। ये क्या थी हमारी? ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल थी। बहुत बढ़िया। ये क्या था? यहाँ पर थे 6 सदस्य। 6 सदस्य कि ये क्या है? विधि पार्षद हैं। कि क्या हैं प्यारे मित्रों? ये विधि पार्षद हैं। ये विधि पार्षद हैं, 6 सदस्य। और यहाँ 6 सदस्य थे गवर्नर जनरल उसकी कार्यकारी परिषद के सदस्य, गवर्नर जनरल उसकी कार्यकारी परिषद के सदस्य। यानी कि ये 6 सदस्य कानून बनाते थे और ये 6 सदस्य लागू कराते थे। इनका क्या काम है? कानून बनाना। क्या काम है इनका? कानून बनाना। कानून बनाना। इनका काम क्या है? कानून लागू करना। इनका काम क्या है? कानून लागू करना। बात ठीक है। अब मैंने बताया कि ये जो 6 सदस्य विधि पार्षद जो हैं या विधि सदस्य हैं, इनके द्वारा जब ये कानून बनाते थे और गवर्नर जनरल उसकी कार्यकारी परिषद के पास पहुंचाते थे, तो इनके द्वारा जो कानून बनाया जाता था, प्यारे मित्रों, इनके द्वारा जो कानून बनाया जाता था, यह कानून जब तक नहीं बनता था जब तक गवर्नर जनरल उस पर हस्ताक्षर ना कर देता था। हस्ताक्षर, हस्ताक्षर इसका क्या था? जरूरी था। क्या था प्यारे मित्रों? इसका हस्ताक्षर बाध्यकारी था। बाध्यकारी इसका हस्ताक्षर हुआ करता था, यानी कि हस्ताक्षर कराने बहुत ज़रूरी थे। ये कुछ ऐसा ही है दोस्तों जैसे वर्तमान में क्या होता है, वर्तमान में हमारे देश में क्या संसदीय व्यवस्था है और वर्तमान में क्या है हमारे पास, क्या है ये, क्या है प्यारे मित्रों? ये हमारे पास संसद है। ये क्या हमारे पास? संसद है। और हमारे पास क्या होता है कि विधायिका में से कार्यपालिका बनती है। अरे बनती ना बनती है? विधायिका में से कार्यपालिका बनती है। विधायिका में से
कार्यपालिका बनती है। ये हमारे 545 विधायिका के सदस्य हैं। 545 पर 15% का नियम जब हम लगाते हैं तो क्या बनते हैं, 82 मंत्री हमारे बनते हैं या फिर मंत्रिपरिषद बनती है। और विधायिका द्वारा कोई कानून जब तक कानून नहीं बनता है जब तक कि कार्यपालिका के जो प्रमुख हैं, राष्ट्रपति हैं, वो उस पर हस्ताक्षर नहीं कर देते हैं। दोस्तों कहीं ना कहीं इन्हीं सब चीज़ों का विकास हम लोग आज देख रहे हैं। हालांकि कुछ ना कुछ तो परिवर्तन होता है, लेकिन यहाँ पर गवर्नर जनरल ऐसा मान लो जैसे वर्तमान में राष्ट्रपति। प्यारे मित्रों, शुरुआत यहाँ से हो रही है, लेकिन धीरे धीरे हमने रिफॉर्म होते होते हम वर्तमान संविधान तक पहुँचे हैं और वर्तमान संविधान में हमने कुछ ऐसे प्रावधान हमने ले लिए हैं। यानी कि शुरुआत यहाँ से हो रही है, विधायिका में से कार्यपालिका बनने की कुछ ना कुछ तो दिखाई दे रहा होगा प्यारे साथियों। लेकिन इन सब चीज़ों का विस्तार किया गया और वर्तमान संविधान तक हम लोग ऐसे ऐसे आए हैं और हमने ये प्रावधान कर दिया वर्तमान में। बात क्लियर है? अरे बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब आप कहोगे कि गुरुजी ये जो 6 सदस्य हैं, ये 6 सदस्य आएंगे कहाँ से फिर? क्यों गुरुजी? अरे भाई आप लोग कहोगे कि गुरुजी ये जो 6 सदस्य हैं ये कहाँ से आएंगे? ये 6 सदस्य जो हैं, 6 सदस्य जो विधि पार्षद हैं, कौन हैं? ये जो विधि पार्षद हैं, विधि पार्षद ये कहाँ से आएंगे? तो प्यारे मित्रों ये आएंगे कहाँ से हमारे? एक तो आएगा बंगाल से, हमारा बंगाल से, दूसरा आएगा बम्बई से, कहाँ से आएगा? बम्बई से, तीसरा आएगा मद्रास से, बम्बई, बंगाल, मद्रास, चौथा आएगा हमारा आगरा से, पांचवा आएगा हमारा कोई सुप्रीम कोर्ट का, ये सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, और छठवां आएगा हमारा कोई अन्य न्यायाधीश। बात क्लियर है? कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 सदस्य यहाँ से आएंगे। ये कहाँ से बुलाए जा रहे हैं प्यारे साथियों? ये रीजन से बुलाए जा रहे हैं। ये कहाँ से बुलाए जा रहे हैं? बंगाल, बम्बई, मद्रास, आगरा, ये क्या है? ये रीजन है, ये क्षेत्रों से बुलाए जा रहे हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विधान परिषद में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को कब शामिल किया गया? तो 1853 के चार्टर एक्ट से दूसरा आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ से विधान परिषद में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को शामिल किया गया। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को शामिल किया गया। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को यहाँ से क्या किया गया प्यारे साथी? शामिल किया गया। बात क्लियर है? तीसरा प्रावधान आपको यहाँ से देखने को मिलेगा कि प्यारे साथी आप लोग जानते हैं कि 1833 के चार्टर एक्ट में एक खुली प्रतियोगिता की बात करी गई थी, लेकिन उसने सीओडी ने मना कर दिया था उस समय कि नहीं, हम क्या है कि कंपनी के पदों पर खुली प्रतियोगिता की शुरुआत करवाना नहीं चाहते, केवल नियुक्ति हम ही करेंगे कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, क्योंकि उसकी सर्वोच्च प्रशासनिक इकाई थी वो। लेकिन 1853 के चार्टर एक्ट से क्या हुआ कि पहली बार कंपनी के पदों पर खुली प्रतियोगिता की शुरुआत की गई। कंपनी के पदों पर रोजगार पाने हेतु खुली प्रतियोगिता की शुरुआत की गई। खुली प्रतियोगिता की शुरुआत की गई प्यारे साथियों। और ये जो खुली प्रतियोगिता थी, इसके जो जनक थे, क्वेश्चन पूछा जाता है कि खुली प्रतियोगिता के जनक किसे कहा जाता है? तो प्यारे साथियों डलहौजी साहब को ही कहा जाता है। लॉर्ड डलहौजी साहब को खुली प्रतियोगिता का जनक कहा जाता है, क्योंकि यही तो गवर्नर जनरल थे इस समय। बात यहाँ तक क्लियर है? प्यारे साथियों सुनिएगा। अब अगला क्या हुआ कि आपने देखा कि 1833 के चार्टर एक्ट में हमने देखा कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसकी जो कार्यकारी परिषद थी, उसको हमने संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया था, संपूर्ण भारत का बनाया था।
लेकिन जब संपूर्ण भारत का बनाया था तो बंगाल में क्या था, बंगाल में तो सीट खाली रह गई। तो बंगाल में प्रशासन कौन करेगा अब बंगाल में प्रशासन कौन करेगा? तो बंगाल में प्रशासन करने के लिए, बंगाल में प्रशासन करने के लिए एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई। क्या की गई? बंगाल में प्रशासन करने हेतु, लिखिएगा अगला, बंगाल में चौथा प्रावधान कि बंगाल में प्रशासन, बंगाल में प्रशासन करने हेतु, बंगाल में प्रशासन करने हेतु एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई। एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की यहाँ पर नियुक्ति की गई बंगाल में प्रशासन करने के लिए। ठीक है। एक पांचवा प्रावधान और ध्यान रखिएगा प्यारे साथी, यहाँ से आप लोग, पांचवा ये है, आपने देखा कि 1833 के चार्टर एक्ट में क्या हुआ कि गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद थी, उस कार्यकारी परिषद में एक विधि सदस्य जोड़ा था, एक विधि सदस्य जोड़ा था। ठीक है। जो चौथा सदस्य था, उस चौथे विधि सदस्य को यहां से क्या किया गया? परमानेंट मेंबर या स्थायी मेंबर बना दिया गया, स्थायी सदस्य बना दिया गया। लिखिएगा कि गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के विधि सदस्य को स्थायी सदस्य बना दिया गया, स्थायी सदस्य बना दिया गया। दोस्तों, आप लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन में एक बात आ रही होगी कि गुरुजी ये 12 कैसे, मतलब ये जो 12 तो होगा, ये 6 ये इसके होगा, 6 इसके होगा, लेकिन गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में तो गुरुजी 4 ही सदस्य हैं अब तक। अरे आपके दिमाग में आ रही है ना आ रही है? लेकिन दोस्तों 4 सदस्य क्या हैं? 4 सदस्य स्थायी हैं, 4 सदस्य स्थायी हैं। कुछ सदस्य अस्थायी थी, वो अस्थायी भी तो होते हैं। जैसे अगर मैं मान के चलूँ, मुझे तो 6, आपको 6 करने हैं ना, 6 कहाँ से आए? तो 6 देखिए, 4 सदस्य तो हैं, 4 हैं। एक कौन सा? एक गवर्नर जनरल है, 5 हो गए। एक है मुख्य सेनापति, एक मुख्य सेनापति। कितने हो गए हमारे? 6 हो गए। कितने हो गए प्यारे साथियों? 6 हो गए, 6 हो गए। टोटल सदस्य कितने हो गए? 12 सदस्य, टोटल 12 सदस्य। ठीक है प्यारे साथी? अरे ठीक है ना? ये बातें आपको 1853 के चार्टर एक्ट से आपको ध्यान रखनी है। और 1853 के चार्टर एक्ट के बाद प्यारे साथियों 1857 में होती है क्या? क्रांति। और जब 1857 की क्रांति हुई दोस्तों, तो 1857 की क्रांति में इन अंग्रेजों की इतनी मार लगाई भारतीयों ने, इतनी मार लगाई, दौड़ा के जब फेरी इन पे मार, समझ रहे मेरी बात? इन तो मार लगाए तो ये समझ गए कि भैया भारतीयों को अब कुछ ना कुछ ज़्यादा देना पड़ेगा यदि भारतीयों के ऊपर शासन करना है तो हमें। तो इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए दोस्तों आगे चल करके आप देखोगे कि 1861, 1892, 1909 के कुछ परिषद अधिनियम लाए गए। और इन परिषद अधिनियमों का उद्देश्य था कि भारत में जो भारत के लोगों के लिए प्रशासन में सहभागिता प्रदान की जाए। बात ठीक है। अब आप देखो कि 1853 के बाद 1857 क्रांति हो रही है और 1858 में क्या होगा कि सीधे तौर पर भारत में क्या आ जाएगा? ताज का शासन आ जाएगा। तो चार्टर एक्ट जो अंतिम था, जो अंतिम चार्टर एक्ट रहा, वो 1853 का ही चार्टर एक्ट रहा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतिम निम्नलिखित में से अंतिम चार्टर एक्ट कौन सा था? तो 1853 का चार्टर एक्ट अंतिम चार्टर एक्ट था प्यारे साथियों। बात क्लियर है यहाँ तक? बहुत बढ़िया। चलिएगा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं ताज के शासन में क्या देखते हैं प्यारे साथियों। अब हम लोग देखते हैं ताज का शासन, यानी कि क्राउन का शासन की जो शुरुआत हुई वो 1858 से लेकर के और 1947 तक हमारा जाता है। चलेगा, मैं एक बार रफ कर दूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप लोग मुझे बता दीजिएगा प्यारे साथियों क्लास आपको कैसी लगती है मेरी। आप लोग बता दें कि इंडियन पॉलिटी जो आपकी पढ़ाई जाती है FM गोल्ड परिवार से, वो आपको क्लासेस कैसी लगती हैं। यानी कि एमएन सर की जो पॉलिटी पढ़ाने का तरीका, एमएन सर की जो पॉलिटी है वो आपको कैसी लगती है प्यारे साथियों, कैसी लगती है?
ठीक है। जब आपको दोस्तों प्रैक्टिस सेशन आएंगे तो आप लोग चिंता नहीं कीजिएगा, धुआं धुआं कर देंगे। क्या कर देंगे? धुआं धुआं कर देंगे। और हम पेपर की खोपड़ी में छेद भी कर देंगे। हम कहते हैं कि पेपर की खोपड़ी हम छेद ऐसे नहीं कर देंगे, तो दोस्तों हम पेपर की खोपड़ी में छेद करवा कर मानेंगे। प्यारे साथियों, हम करवा कर मानेंगे। चलिएगा, मैं रफ कर दूं 1 मिनट, उसके बाद मैं 1858 का और बता दूं आपको, क्योंकि हम शुरुआत कर देते हैं। शुरुआत हम लोग अब कर देते हैं 1858 का। चलिए प्यारे साथियों, आप लोग साथ बनाए रखें और एफएम गोल्ड परिवार सदैव आपके साथ बना रहेगा। प्यारे साथियों, लगे रहिएगा आप लोग। मैं कहता हूँ केवल आप लोग लगे रहें। और देखिए, कहते हैं ना कि चींटी जो होती है वो कई बार फिसलती है, कई बार चढ़ती है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वो चढ़ ही जाती है अपनी मंजिल पर। तो ऐसे ही आप कई परीक्षाओं में असफल होंगे, आपको सफलता का मुंह नहीं दिखाई देगा। असफलता का कई बार आप उससे परिचित होंगे, लेकिन असफलता भी जो होती है प्यारे साथियों, वो भी हमें क्या देती है? वो एक हमें सहन शक्ति प्रदान करती है। तो जितने भी आप यदि आपके अंदर कठोरता लानी है आपको, तो आप जितने असफल रहे होंगे, जितने आपको असफलता का ने सामना करना पड़ा होगा आपको, उतने आप कठोर व्यक्ति होंगे इस दुनिया में। बात समझ मारिए। चलिएगा, 1800, यहाँ देख हम ताज का शासन ये रहा हमारा 1858 से लेकर के 1947 तक। ठीक है प्यारे साथी, तो डाल दीजिएगा 1858 का एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस, एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस आप लोग इसे डाल दीजिएगा। एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस से कुछ प्रावधान किए गए। जैसे पहला प्रावधान हमारा किया गया कि भैया जो गवर्नर जनरल, उसकी जो कार्यकारी परिषद हुआ करती थी, कहाँ की थी ये संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल उसकी कार्यकारी परिषद हुआ करता था। लेकिन इस गवर्नर जनरल का नाम परिवर्तित करके या फिर नाम में परिवर्तन करके इसको वायसराय उसकी कार्यकारी परिषद बना दिया गया। यानी कि प्यारे साथियों, काम वही है संपूर्ण भारत का ही काम वही है, सब कुछ वही है, लेकिन क्या बनाया जाएगा? इसको वायसराय बना दिया जाएगा। यानी कि गवर्नर जो संपूर्ण भारत के गवर्नर जनरल के पदनाम परिवर्तित करके वायसराय बना दिया गया। कार्यकारी परिषद हमारी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल हमारी ऐसी की ऐसी ही रहेगी। दूसरा प्रावधान हमको देखने को मिलेगा कि भैया जो COD प्लस जो BOC जो संस्थाएं चली आ रही थी, इनकी शक्तियों को समाप्त किया गया। इनकी शक्तियों को यहाँ से समाप्त किया गया, शक्तियों को समाप्त किया गया। भैया जब शक्तियाँ धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं, COD कौन है? अरे COD कौन है? COD कौन है? जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सर्वोच्च प्रशासनिक इकाई ये है। BOC कौन है? BOC मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रक मंडल। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक मामले देखती है। तो जब इन संस्थाओं की शक्तियों को समाप्त किया जा रहा है, इसका मतलब धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी को भी समाप्त किए जाने की बारी आ रही है। प्यारे साथियों, किए जाने की बारी आ रही है। बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। नंबर तीसरा हमको प्रावधान हमको यहाँ से देखने को मिलेगा कि भारत में अच्छा प्रशासन करने के लिए भारत पर अच्छा प्रशासन करने हेतु, भारत का अच्छा प्रशासन करने हेतु एक पद लाया गया जिसे कहा गया भारत सचिव। क्या कहा गया? जिसे भारत सचिव या भारत मंत्री पद कहा गया। भारत मंत्री
पद यहाँ पर कहा गया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत मंत्री पद कब लाए गए, या फिर भारत सचिव पद का सृजन कब किया गया। कब किया गया प्यारे साथी? 1858 में यहाँ से किया गया। और भारत परिषद की सलाह के लिए, भारत परिषद की सलाह के लिए एक भारत सचिव की सलाह के लिए एक भारत परिषद बनाई गई। क्या बनाई गई? भारत परिषद बनाई गई। और इसमें प्यारे साथी 15 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? इसमें 15 सदस्य हुआ करते थे। और ये जो भारत परिषद थी, इस भारत परिषद की सलाह, इस भारत परिषद की जो सलाह थी, कि सलाह मतलब भैया इसी की सलाह के लिए, सहायता के लिए बनाई गई है भारत परिषद। किसकी? भारत सचिव की। तो भारत परिषद की जो सलाह थी वो भारत सचिव के लिए या भारत मंत्री के लिए कैसी थी? वो विवेकाधीन थी। कैसी थी? विवेकाधीन थी प्यारे मित्र। कैसी थी प्यारे साथियों? विवेकाधीन इसकी कैसी होती थी? सलाह होती थी। विवेकाधीन मतलब माने माने ना माने टाइप की। मान जाएगा, ना मानेगा कोई दिक्कत ना है प्यारे, ठीक है? अरे साथियों ठीक है। प्यारे रसगुल्लों, आज की क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। तो आप लोग मुझे विदा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।